नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के करानास्किस में G7 समिट आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। पीएम ने कहा, वैश्विक मुद्दों समेत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर देंगे जोर। द्विपक्षीय बैठकों का भी है कार्यक्रम। G7 समिट बीच में ही छोड़कर अमेरिका रवाना हुए डोनाल्ड ट्रंप। लोगों को दी तेहरान खाली करने की सलाह। तेहरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर भेजा। हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, देश भर में 108 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलों का हो रहा है निर्माण। जातिगत जनगणना पर भाजपा ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को घेरा। वोट बैंक की सियासत का लगाया आरोप। कहा, इंडी गठबंधन की सोच सिर्फ अपने परिवार तक सीमित। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली निजात। हेडलाइंस के बाद अब खबर देखते हैं विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कनाडा के कैलगरी पहुंच गए हैं। यहां उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने कनाडा के कैलगरी पहुंचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात करूंगा। साथ ही अहम वैश्विक मसलों पर अपने विचार भी साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। पीएम मोदी करानास्किस में हो रहे G7 समिट के आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। इस दौरान कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी समेत अन्य वैश्विक नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये छठी बार है जब पीएम मोदी इस वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस तरह के ताज़ा घटनाक्रम के बीच ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के करानास्किस में चल रहे G7 देशों के शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर के बाद वापस लौट रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक करेंगे। और इससे पहले ईरान इजरायल संघर्ष पर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सभी से तेहरान से तुरंत निकल जाने की सलाह दी गई है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान को इजरायली हमले शुरू होने से पहले ही अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता कर लेना चाहिए था। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। वहीं G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप का जल्द लौटना सकारात्मक है, क्योंकि उनका तात्कालिक उद्देश्य इजरायल और ईरान को संघर्ष विराम के लिए सहमत करना है। और इस बीच ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष 5वें दिन भी पहुंच गया है। हालात ये हैं कि ये थमने के बजाय और भी तेज होता जा रहा है। उधर ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायल के सैन्य खुफिया निदेशालय और मोसाद के परिचालन केंद्र पर हमला किया है। तो वहीं इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के प्रसारण प्राधिकरण, हथियार डिपो और मिसाइल लॉन्च स्थलों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर अली शादमानी को मार गिराया है। तेहरान, यरूशलेम और तेल अवीव समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हर्जलिया शहर में एक इमारत को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। और इस बीच ईरान ने हमले के बाद देश भर के डॉक्टरों और नर्सों की छुट्टियों से वापस बुला लिया है। राजधानी तेहरान में भीषण हवाई रक्षा कार्रवाई हुई है और शहर के पूर्वी हिस्से में संदिग्ध इजरायली मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता देखा गया। साथ ही नतान्ज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। तनाव के बीच अमेरिका भी सतर्क हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने यूरोप में बड़ी संख्या में ईंधन भरने वाले सैन्य विमानों को भेजा है और विमानवाहक पोत निमित्ज को मध्य पूर्व की ओर रवाना कर दिया है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ परमाणु संकट का वास्तविक अंत चाहते हैं, जिसमें ईरान को पूरी तरह परमाणु हथियारों का त्याग करना होगा। ट्रंप ने संकेत दिया
कि अमेरिका की ओर से मध्य पूर्व में वार्ता के लिए विशेष दूत भेजे जा सकते हैं। इधर ईरानी संसद एक ऐसे विधेयक पर काम कर रही है जो देश को परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से बाहर निकलने की अनुमति दे सकता है। सरकार ने कहा है कि यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है। और ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने स्थानीय ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय कर तेहरान में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित कर दिया है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे संस्थानों के छात्रों के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। ये कदम तेहरान में इजरायली हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न खतरे को देखते हुए उठाया गया है। चूंकि ईरान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण हवाई निकासी संभव नहीं है, इसीलिए भारतीय दूतावास ने वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करते हुए लगभग 100 भारतीय नागरिकों को 16 जून 2025 को ईरान आर्मेनिया सीमा के माध्यम से सुरक्षित निकाला है। ईरान में अनुमानित 10,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 1,595 से भी अधिक छात्र और 183 तीर्थयात्री भी शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने उन भारतीय नागरिकों को जिनके पास स्वयं के परिवहन साधन उपलब्ध हैं, उनको तेहरान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। ये सलाह ईरान की राजधानी तेहरान में अस्थिर स्थिति और आसपास होने वाली मिसाइल गतिविधियों के कारण जारी की गई हैं। इसके पहले भारतीय दूतावास ने संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए थे। अब लौटते हैं अपने देश की खबरों की तरफ। 16वीं जनगणना की अधिसूचना जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा इसको लेकर सवाल उठाए जाने पर भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा जनगणना के साथ साथ स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। इसके पीछे हमारा उद्देश्य सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों का सम्मान और अंतिम छोर पर खड़ी जातियों का उत्थान है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस सिर्फ अपने परिवारों के उत्थान के बारे में सोचते हैं। हमारी सरकार जिस विषय को लेकर सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना कराना चाह रही है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों को सम्मान और सबसे पिछले छोर पर खड़ी हुई जातियों का उत्थान। मगर जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सोच क्या है? केवल अपने अपने परिवार का उत्थान और उसके लिए जातियों में घमासान। हमारी सोच और उनकी सोच में एक मूलभूत अंतर है। हम सभी जातियों की पहचान, उनका सम्मान और उनके उत्थान के लिए समर्पित हैं। ये अपने परिवार को सारा मिष्ठान, उसके लिए सब वर्गों में हो जाए घमासान, ये उससे ज्यादा प्रेरित है। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन द्वारा कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ी संख्या में ओबीसी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके वो पिछड़े वर्गों का हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू समाज में 71 जातियां हैं एज पर वेस्ट बंगाल, और मुस्लिम समाज में 100 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। भाई अगर कन्वर्ट होने से पहले थे 71, तो ये कन्वर्ट होने के बाद 71 से ज्यादा कैसे हो गए? ये साफ दर्शा रहा है कि आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करके पिछले दरवाजे के द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सेंध ही नहीं लगाना, जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी दीवार ढहा देने का काम इंडी गठबंधन की सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार ने जो एक सकारात्मक निर्णय लिया है, उसके द्वारा होने वाले इस सकारात्मक पक्ष को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं रह रहे हैं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की नई ओबीसी सूची में 76 मुस्लिम जातियों को शामिल करने पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए 76 नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी सूची में शामिल करने का फैसला किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।
और अब आज की एक और बड़ी खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानेसर में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट का निर्माण मारुति सुजुकी के सहयोग से किया गया है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में कार्गो के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है। साफ सफाई, नए तरह की टेक्नोलॉजी, नए तरह के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हर तरह से यात्रियों की सुविधा, हर तरह से इंडस्ट्री को कैसे जोड़ना, इन सब पे मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बहुत ध्यान दिया और उसका परिणाम है आज कई लेगेसी इश्यूज, पुरानी समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही है और उसका लाभ भी देश को मिल रहा है। पिछले साल 2024-25 का जो वर्ष था वो भारतीय रेलवे के लिए, देश के लिए, भारत के लिए एक बहुत ही अहम वर्ष था, क्योंकि अब भारत की रेलवे दुनिया में सेकंड पोजीशन पे आई कार्गो कैरिंग कैपेसिटी में और पैसेंजर कैरिंग में। तो एक तरीके से बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। इस माइलस्टोन को मेंटेन करना है, फैसिलिटीज़ को और सुधारना है। और इस मौके पर कार्गो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्गो टर्मिनल में क्या कुछ खास है, इसी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजेश राज ने। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस टर्मिनल का जहां शुभारंभ किया है, वहीं पर मारुति सुजुकी के सहयोग से इस टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री ने मारुति सुजुकी की जमकर सराहना की और कहा कि देश में आने वाले दिनों में 100 से भी ज्यादा इस तरह के जो कार्गो टर्मिनल हैं उसका निर्माण किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों में पंख लगाया जा सके। आने वाले दिनों में अमृत भारत स्टेशनों की तादाद जो है वो भी बढ़ेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन भी शुरू होगा और इस जो कार्गो ट्रेन जो हमारी बाएं तरफ से गुजर रही है, हमारे कैमरामैन राधे कृष्ण आपको दिखा रहे हैं, इस ट्रेन के भीतर मारुति के तमाम प्रोडक्ट्स, जो गाड़ियां हैं, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, उसको सीधे तौर पर इस रेलवे स्टेशन से में सीधा ट्रेन के भीतर प्लेस किया गया है और इसे देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो एक तरफ जहां लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगे, वहीं खर्च को भी कम करने में सहायक साबित होंगे। इसलिए भारतीय रेल की ये कोशिश है कि मारुति सुजुकी के साथ पीपीपी मॉडल पर इस तरह के पटरियों का निर्माण कर, आप जो हमारे ठीक बगल से जो पटरी गुजर रही है, जिस पर ये कार्गो गुजर रही है, उसका निर्माण जो है मारुति सुजुकी ने किया है और यह कई किलोमीटर तक इस तरह की जो पटरियां हैं उसका निर्माण किया गया है। भारतीय रेल ने इसमें भरपूर उनको मदद की है और यह अभिनव प्रयोग सक्सेस रहा है, जिसके बाद देश भर में 100 से ज्यादा टर्मिनल बनाए जाने की जो है वो संभावना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जताई है और निश्चित तौर पर यह जो प्रयोग है एक सफल प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं हरियाणा की भूमिका जो है वो अग्रणी दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ मानेसर हरियाणा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। खबर कर्नाटक से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा, कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष नेता आर अशोक, एन रवि कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। 4 जून को स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। भाजपा ने इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए पत्र भी लिखा है। इस पत्र के माध्यम से बीजेपी ने सार्वजनिक सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण तथा खेल एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। पूरा बेंगलुरु के हमारे कार्यकर्ता सभी एकत्रीकरण करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री
दोनों इस्तीफा देने के लिए डिमांड करके हम आंदोलन कर रहा है, क्योंकि 4 तारीख क्या स्टैम्पेड हुआ कर्नाटक में, बेंगलुरु में, चिन्नस्वामी स्टेडियम में। सभी 21 गेट्स अगर ओपन किए होगा ये स्टैम्पेड नहीं होता था। सिर्फ 3 गेट ओपन किए थे। अंदर जाने के लिए बहुत भीड़ आ गया, हजारों संख्या में भीड़ आ गया। इसके वजह से स्टैम्पेड हुआ है। 11 लोग मरे हैं। ये 11 लोगों का मौत में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नेग्लिजेंसी पॉलिसी के कारण और अच्छा प्रिपरेशन नहीं करने के कारण ये मौत हुआ है। खबर गोवा से, जहां के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने संचालन के महज 2 साल और 4 महीने के भीतर ही 1 करोड़ यात्रियों के आगमन को संभाल लिया है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में कुल 7 घरेलू एयरलाइनों और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को संभालता है, जो दुनिया भर में 19 से अधिक घरेलू और 6 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करते हैं। साथ ही मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए रोजाना सेवाएं उपलब्ध हैं, जो दुनिया भर के सैकड़ों गंतव्यों को जोड़ते हैं। अब बात सुहाने मौसम की। दिल्ली समेत देश भर के कई हिस्सों में मंगलवार को झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से तापमान में गिरावट देखने को मिला। इधर देश की राजधानी दिल्ली में भी जमकर मेघ बरसे, तो दिल्ली के RK पुरम इलाके में झमाझम बारिश से मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया, जिससे पिछले दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली और इसी के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं गुजरात के अहमदाबाद शहर में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से वहां पर भी राहत मिली। अगली खबर भी दिल्ली से ही। दिल्ली की जनता को मंगलवार को 33 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और 17 नए जन औषधि केंद्रों की सौगात मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्रियों, दिल्ली सरकार के मंत्रियों और भाजपा सांसदों ने अलग अलग जगहों पर इनका उद्घाटन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने 30 हजारी कोर्ट परिसर में दिल्ली बार एसोसिएशन कार्यालय के पीछे बनाए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली में चल रहा मोहल्ला क्लिनिक क्या था और उसकी हालत क्या थी वो सभी जानते हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली में पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। रोड किनारे नालों के ऊपर एक पोटा कैबिन रख दिया गया, उसमें टेम्परेरी हेल्थ ऑफिसर जो दिहाड़ी पे इस प्रकार से रखा गया कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। ना दवाई, ना मेडिकल केयर, ना किसी भी तरीके का क्योर, ना प्रिवेंशन। आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए भी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान कपिल मिश्रा और अन्य नेतागण भी उपस्थित रहे और इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि कांवड़ यात्रियों को पारदर्शिता के साथ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, साथ ही सभी व्यवस्था भी सुचारू रूप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि जुलाई से कांवड़ कैंप शुरू होकर शिवरात्रि तक चलेंगे। लाखों शिव भक्त जो दिल्ली में कावड़ लेकर के आते हैं, उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान सरकार उनको पूरी तरीके से सहूलियतें देंगी, सुविधाएं देगी और वो भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से। जो धांधलियाँ, जो गड़बड़ियाँ पिछली सरकारों के समय में कावड़ के नाम के इस सहायता राशि में या उन व्यवस्थाओं में होती थी, पूरी तरीके से उसको
कम करते हुए, उसको खत्म करते हुए सरकार काम करेगी। 12 जुलाई से कावड़ कैंप शुरू होंगे और शिवरात्रि तक चलेंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा, संगठन, सुशासन के प्रति उनका दृष्टिकोण और नेतृत्व हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। रेखा गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 403 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए 3 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। यह प्रशिक्षण 17 जून, 19 जून और 25 जून 2025 को बैचवार आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 17 जून को पहले बैच के तहत कुल 124 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी अलीगंज में आयोजित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ करते हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। हमारा पहला चरण है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरे उत्तर प्रदेश के 403 EROs का यहाँ एक दिन का ट्रेनिंग लखनऊ में आयोजित किया गया है और पहली बार इस तरह का प्रशिक्षण हो रहा है। इसके बाद 19 को और 25 को बाकी 2 चरणों में बचे हुए EROs को भी इसी तरह हम लोग ट्रेन करेंगे। आगे की खबरों में, कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में रिलीज को रोकने को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि भीड़ को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य में कानून का शासन कायम करे। कोर्ट ने आगे कहा कि कानून का तकाजा है कि फिल्म रिलीज होनी ही चाहिए। लोगों को, थिएटर मालिकों को यह डर नहीं होना चाहिए कि थिएटर में आग लगा दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि लोग फिल्म देखने आएं या ना आएं, ये उनकी मर्जी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिल्म देखने लोग आएं, ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन सेंसर बोर्ड की ओर से पास फिल्म को रिलीज होना ही चाहिए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।